हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया, शाबाश। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। ठीक है, हम हमारी यूनिट नंबर 6 पढ़ रहे थे। तो हम देख चुके थे पीछे की मिनरल्स क्या होते हैं और क्या होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं मेटलर्जी में। ठीक है, उससे आगे अब हम देखो हम तरीके सारे पढ़ चुके, क्या क्या स्टेप होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है, ठीक है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग होता है, स्मेल्टिंग होता है, ठीक है, मेटल को रिडक्शन करवाना होता है। अब हम करवाते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमारा क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की। आयरन की एक्सट्रैक्शन किस प्रकार से करवाएंगे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, सारे बच्चे बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है, कि हमने ना मेटल को बाहर निकालना है। ठीक है, मेटल को बाहर निकालना है, कैसे? खींच के। ठीक है, तो देखो मेटल को हमें बाहर निकालना है कैसे, किस प्रकार से, क्या क्या प्रोसेस करेंगे, वो सारा पढ़ते हैं हम। तो देखो, जो सबसे पहले देखेंगे कि जो आयरन होता है उसके कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट और आयरन पाइराइट्स। ठीक है, हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4, पहले भी आ चुके, याद हो जाने चाहिए सभी बच्चों के। लिमोनाइट का फॉर्मूला Fe2O3.3H2O। ठीक है, एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड है। आपसे यूं पूछ ले कि बताओ आयरन का हाइड्रेटेड ऑक्साइड कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? लिमोनाइट। इसमें वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, आपसे पूछ ले कार्बोनेट और कौन सा है, कार्बोनेट मिनरल कौन सा होता है आयरन का, तो कौन सा? सिडेराइट, FeCO3, आयरन कार्बोनेट। ठीक है, पूछ ले सल्फाइड और कौन सा होता है, तो आयरन पाइराइट्स, FeS2। ठीक है, और मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3। हो गए। अब जो हमें जनरली जिस ओर से या जो जिस मिनरल से हम एक्सट्रैक्शन करवाते हैं आयरन की, वो कौन सा होता है हमारे पास? हेमेटाइट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हेमेटाइट से आयरन को निकालना क्या होता है? आसान होता है, सस्ता होता है। ओके, और हम वहीं से मेटल निकालेंगे जहां से हमारा खर्चा क्या लगे, कम से कम लगे। ठीक है, तो मिनरल तो ये सारे हैं, लेकिन इनमें से जो और है वो कौन सा है? हेमेटाइट। ठीक है, लगभग कहां से निकालते हैं? हेमेटाइट से निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है हमारा? कंसंट्रेशन। क्या करते हैं? कंसंट्रेट। तो देखो सबसे पहले तो क्या क्रैशिंग एंड ग्रीनिंग। तो हम बड़े बड़े लम्प्स निकालेंगे, उनको तोड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो देखो जो हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे उसके लिए कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन आप लोग पढ़ चुके। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ी है पिछली क्लास, वो आई बटन पे क्लिक करके पहले पिछली क्लास पढ़े। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है कि जो ओर के पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी होते हैं। ठीक है, और इम्प्योरिटीज लाइटर वेट की। तो जब हम वाटर की स्ट्रीम आएगी तो वाटर के साथ जो इम्प्योरिटीज होती है ना, वो तो बह के चली जाती हैं, और जो ओर के पार्टिकल्स होंगे वो नीचे रह जाएंगे। तो किसकी कंसेंट्रेशन हो गई? ओर की कंसेंट्रेशन। ठीक है, याद है ना सभी बच्चों को? ठीक है, दूसरा, यदि हम आयरन पाइराइट से लेंगे FeS2, तो बताओ फिर कंसेंट्रेशन के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? याद करो, देखो सल्फाइड और है ना, और सल्फाइड और की कंसेंट्रेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन। आया याद? ठीक है, तो यदि सल्फाइड और है तो फ्रोथ फ्लोटेशन से करेंगे, वरना यदि इनमें से हेमेटाइट या कोई सा और है तो हम क्या कर लेंगे? ग्रेविटी सेपरेशन। उसके बाद क्या करवाएंगे? कैल्सिनेशन। तो बताओ कैल्सिनेशन कौन सी प्रोसेस होती है? कैल्सिनेशन के अंदर और को हम स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं बिलो से मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा फिर बताओ एयर क्या रहेगी, प्रेजेंस या अब्सेंस? तो देखो सी, कैल्सिनेशन सी पहले आया तो हवा नहीं देंगे, या अब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, है ना। तो रोस्टिंग होती है तो एक्सेस प्रेजेंस ऑफ एयर, समझे। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी हवा देंगे और थोड़ी सी प्रेजेंस होगी एयर की, तो यहाँ पे क्या क्या होगा कैल्सिनेशन के अंदर कि जो मॉइस्चर होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जो इंप्योरिटीज होंगी वो रिमूव हो जाएंगी, जैसे कि सल्फर की इंप्योरिटी है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO2 क्या होती है? गैस, उड़ जाएगी। ठीक है, फॉस्फोरस की इंप्योरिटी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके P4O10 उड़ जाएगी। ठीक है, यदि हमारे पास सल्फाइड और है आयरन पाइराइट्स, तो वो O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? Fe2O3। तो हो गया ना कन्वर्ट ऑक्साइड में। ठीक है, हम कैल्सिनेशन रोस्टिंग क्यों करवाते हैं कि जो हमारा ओर है उसको हम किस में कन्वर्ट कर दे? मेटल ऑक्साइड में। देखो उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारा तीसरा स्टेप जो क्या है? स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास कैल्सिनाइट ओर आया है उसका क्या करवाएंगे अब? रिडक्शन। किसके साथ? कार्बन के साथ। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग। अब जो हम स्मेल्टिंग करवाएंगे ना, वो हम करवाते हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। किसमें करवाते हैं? ब्लास्ट फर्नेस में। तो देखो ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है? इस प्रकार का हमारे पास एक अपरेटस होता है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट टेम्परेचर की रेंज होती है। तो यहाँ पे ऊपर एक कप एंड कोन का अरेंजमेंट होता है, यहाँ से हम चार्ज को डालते हैं ऊपर से, ठीक है, जिसको हम फर्नेस चार्ज कहते हैं।
फर्नेस चार्ज याद रखेंगे सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 3 चीज होती है, कौन सी? एक तो होगा और, दूसरा कोक और तीसरा लाइमस्टोन। तो तीनों बातें याद होगी सभी के, और कोक एंड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला बताएंगे सारे बच्चे, बताओ। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइमस्टोन। ओके, कोक मतलब कार्बन, ठीक है, कार्बन की फॉर्म, और जो हम डाल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब हमने ऊपर से फर्नेस डाला है इसके अंदर, ठीक है, वो ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। यहाँ पे हमारे पास है 2 ईयर्स के अंदर क्या करेंगे हम, हॉट एयर ब्लास्ट करवाते हैं, ठीक है। हम गर्म हवा क्या करवाएंगे, यहाँ से हम पास करवाएंगे, ठीक है। फिर जो ये हवा होती है, हवा मीन्स O2 कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। जब ये ऊपर की तरफ उठेगी और ऊपर से नीचे की तरफ कौन आ रहा, हमारा फर्नेस चार्ज, तो देखो क्या रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे जोन होता है वो तो हमारा जोन ऑफ कंबसन, ठीक है। कौन सा जोन, जोन ऑफ कंबसन। तो जोन ऑफ कंबसन के अंदर क्या होता है, ऊपर से हमारे पास कार्बन आ रहे हैं, ठीक है, कोक, नीचे से कौन जा रही है, ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कंबसन रिएक्शन है, O2 के साथ रिएक्शन करवाने के लिए कंबसन। और किस प्रकार के रिएक्शंस होते हैं कंबसन रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक इट मींस हीट बाहर निकलेगी, और हीट बाहर निकलेगी तो डायलेक्स की वैल्यू -3.9 किलो जूल। तो इस वजह से ये जो जोन ऑफ कंबसन होता है, ये सबसे नीचे वाला होता है हमारा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, कितना होता है, लगभग 2170 केल्विन। तो ये जो हमारा जोन है, ये कौन सा जोन, हमारा जोन ऑफ कंबसन। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, जो ये CO2 बनी, ये अब ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर जाएगी, गैस है। अब जब ऊपर जाएगी तो ऊपर से और नीचे की तरफ कौन आ रहा है, हमारा फर्नेस चार्ज। फर्नेस चार्ज के अंदर कौन है, कोक है, कार्बन है। अब जो कार्बन है वो CO2 को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। CO2 को क्या करेगा, रिड्यूस, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करेगा किसमें कन्वर्ट करेगा, CO2 को CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में। और देखो, और ये एक किस प्रकार की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी, एंडोथर्मिक। जब एंडोथर्मिक होगी तो डायरेक्ट की वैल्यू +163.2 किलो जूल। तो जब एंडोथर्मिक होगी तो जो टेम्परेचर होता है ना, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो 2170 से कितना हो जाता है, 1673 केल्विन। ओके, तो ये हमारा कौन सा जोन हो गया, जोन ऑफ हीट अब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ पे हीट को ऑब्जॉर्व करके क्या होगा, रिडक्शन। उसके बाद हमारा आता है जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। ये जो हमारा होता है लगभग 1123 केल्विन होता है। यहाँ पे क्या होगा, जो हमने ऊपर से लाइमस्टोन डाला, लाइमस्टोन का काम क्या है, यहाँ पे लाइमस्टोन का काम होता है कि ये यहाँ पे एक फ्लैक्स की तरह काम करेगा। किस प्रकार से, जब हम लाइमस्टोन को गर्म करेंगे ना, तो लाइमस्टोन को गर्म करेंगे तो लाइमस्टोन टूटेगा CaO और CO2 में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो CaO है ना, जो लाइमस्टोन को गर्म करने से है, ये जो CaO है, ये काम करेगा एज ए फ्लक्स। और फ्लक्स कौन से होते हैं, फ्लक्स वो होते हैं जो गैंग के साथ मिलकर क्या बना दें, स्लैग। और स्लैग एक ऐसा सब्सटेंस होता है, फ्यूजेबल सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसको हम आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो CO है वो इम्प्योरिटी सिलिका, ठीक है, मिट्टी के साथ मिलकर क्या बना देगा, कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO3। और ये हमारा क्या है, स्लैग। ओके, यहां तक आया समझ में, ठीक है। 2170 केल्विन हमारा कौन सा, जोन ऑफ कंबसन, ठीक है। फिर 1673 लगभग इतना 1423 तक कौन सा हमारा, जोन ऑफ हीट अब्जॉर्प्शन। टेम्परेचर कम हो गया, फिर ऊपर जब हम 1123 के ऊपर पहुंचे तो वहां पे कौन सा था, हमारा जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो जो चौथा हमारे पास है वो जोन ऑफ रिडक्शन है। जोन ऑफ रिडक्शन कौन सा, ये वाला जो हमारा पार्ट है, जहाँ पे लगभग 523 टेम्परेचर कितना, 523, 700, 800 लगभग है, जहाँ पे वो, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास Fe2O3 है। Fe2O3 CO के साथ रिएक्शन करेगा, CO ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, हमारा और है। CO के साथ रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन करेगा, Fe3O4 की, ठीक है। फिर ये जो Fe3O4 फर्दर रिएक्शन करेगा CO के साथ, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe में, ठीक है। हमें आयरन मिल गया, रिडक्शन आयरन तो चाहिए था हमें, ठीक है। या हमारे पास जो Fe2O3 है वो CO के साथ रिएक्शन करेगा, किसकी फॉर्मेशन करेगा, FeO की। फिर ये जो FeO वो कार्बन के साथ रिएक्शन करके रिड्यूस हो जाएगा, किसमें, Fe में। कब, जब टेम्परेचर कितना होगा, 1073 केल्विन से ज्यादा। यहाँ से जब टेम्परेचर कितना होगा, 1073 केल्विन से ज्यादा। या Fe2O3 है वो कार्बन से रिड्यूस हो जाएगा जब टेम्परेचर कितना होगा, 1073 केल्विन से ज्यादा, किसमें, Fe में, ठीक है। जब आप लोग एलिगम डायग्राम देखोगे, एक बार देखना, तो उसमें आप लोग पाओगे कि जो कार्बन की जो लाइन होती है ना, वो लाइन क्या होती है, Fe2O3 लाइन से नीचे। कब, 1073 केल्विन के बाद। तो जो लाइन जिस लाइन के नीचे होती है
उस लाइन का जो मेटल या नॉन मेटल होता है वो अपनी ऊपर वाली लाइन का क्या कर देता है, रिडक्शन। तो जो कार्बन की जो लाइन होती है वो एलिंगम डायग्राम में नीचे होती है, तो वो यहाँ से आयरन का क्या कर देगा, रिडक्शन। ठीक है, और फेरिक ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, Fe में। ओके, ये हमारे पास कौन सा जोन ऑफ रिडक्शन। आगे इतना रिएक्शन से आसान सी बिल्कुल याद करने में, ठीक है। या फिर भी आप लोगों की याद नहीं होती ना, तो आप लोग एक तो इस रिएक्शन को याद कर लो डायरेक्ट कि भैया FeO3O4 होगा, ठीक है, CO के साथ रिएक्शन करके Fe में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर एक ये याद कर लो बस कि Fe2O3 है, कार्बन इससे रिड्यूस हो जाएगा और किस में कन्वर्ट होगा, Fe में, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा पांचवा जो जोन होता है वो तो हमारा जोन ऑफ फ्यूजन। तो देखो जो जोन ऑफ फ्यूजन होता है ना, वो हम यहाँ से मानते हैं कि जो जहाँ पे जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 1423 केल्विन से 1673 केल्विन के लगभग, उसको हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ फ्यूजन। वहां पे क्या होता है, वहां पे जो हमारा आयरन आया, ठीक है, आयरन वहां पे क्या होता है, हमारा मेल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर हाई है नीचे, जब आयरन नीचे आएगा तो आयरन हमारा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बन की, सिलिकॉन की, ठीक है, फॉस्फेट्स की, इटीसी जो भी कोई इम्प्योरिटीज है वो भी क्या हो जाएंगे यहाँ पे, मेल्ट। और जब नीचे आएंगे यहाँ पे तो जो इम्प्योरिटीज है, ठीक है, और जो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई थी हमारे पास, स्लैग की, और जो स्लैग है वो क्या रहेगा, वो लाइटर वेट का होता है, ठीक है। स्लैग यहाँ पे एक अलग से ऊपर की तरफ सेपरेट हो जाएगा, और जो हमारा आयरन जो पिघल के आया नीचे, टेम्परेचर बहुत हाई, यहाँ पे जो आयरन मिलेगा हमें मेल्ट फॉर्म में मिलेगा, वो आयरन नीचे आके के अलग से क्या बना लेता है, लेयर। तो यहाँ पे दो सेपरेट लेयर की फॉर्मेशन होती है, ऊपर तो स्लैग और नीचे आयरन की। तो यहाँ पे एक टैपिंग होल होगा, एक टैपिंग होल यहाँ पे होगा। इस टैपिंग होल से हम स्लैग को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और नीचे वाले होल से हमें क्या मिल जाएगा, मोल्टन पिग आयरन। और जो हमें ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, हम पिग आयरन। क्या कहते हैं हम, पिग आयरन। ओके, तो जो हमारा पांचवा जो जोन है वो कौन सा जोन होगा, जोन ऑफ फ्यूजन, ठीक है, जोन ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, हमारा मोल्टन पिग आयरन मिलेगा, ठीक है। और जो ये पिग आयरन होता है हमारा, ये कैसा होता है, इम्प्योर आयरन होता है, ठीक है, इम्प्योर आयरन होता है। और जो आयरन की जो सबसे इम्प्योर फॉर्म होती है वो कौन सा होता है, हमारा पिग आयरन ही होता है, ठीक है। पिग आयरन के अंदर 4% कार्बन प्रेजेंट होता है और अदर इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा ब्लास्ट फर्नेस है, इतना सा समझ में आ गया सभी बच्चों को। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर से डालेंगे, चार्ज डालेंगे, उसमें और है, कोक है, लाइमस्टोन है। कोक का काम क्या है, रिएक्शन करवाना। लाइमस्टोन का काम क्या है, जब टूटेगा तो CaO देगा, और वो किसका काम करेगा, एज ए फ्लक्स। और हमने डालना है और से तो हमें मेटल निकालना है, ठीक है। जब हम ऊपर से डालेंगे, नीचे से यहाँ पे हम क्या पास करवाए हमने, हॉट एयर, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, टॉयस। यहाँ से हॉट एयर पास होगी, ऊपर से कार्बन आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला जोन ऑफ कंबशन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन करेगा, CO2 की। रिएक्शन कैसे होगी, एक्सोथर्मिक, इसलिए टेम्परेचर कैसा, नीचे नीचे सबसे ज्यादा हाई, ठीक है। उसके बाद ऊपर से कार्बन आ रहा है, नीचे से CO2 जा रही है, CO2 का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, कार्बन कर देगा, और कार्बन रिडक्शन करके किस में कन्वर्ट कर देगा, CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो किस प्रकार की जो रिएक्शन हुई वो कैसी, एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर फॉल्स हो जाएगा, 1673 से 1423 केल्विन तक जब ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, फॉल हो गया। अब क्या होगा, जो CO आई वो अब CO क्या करेगी, रिडक्शन करेगी किसका, हमारे और का, और किस में कन्वर्ट करेगी, और को Fe में। ओके, Fe में कन्वर्ट कर दिया। देन उसके बाद क्या होगा, जोन ऑफ फ्यूजन। फिर जो हमारा Fe है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। किस स्टेट में होगा, मोल्टन स्टेट में। जो इम्प्योरिटीज होंगी वो भी पिघल जाएंगी, ठीक है। और जो स्लैग है वो भी एक ऐसा कंपाउंड होता है हमारा फ्यूजेबल, और वो एक अलग से सेपरेट लेयर बना लेंगे। और जो हमारा आयरन होता है वो हैवी होता है, वो नीचे आएगा, और इम्प्योरिटीज ऊपर रहेंगी, उनको हम अलग सेपरेट कर लेंगे, और हमारे मोल्टन आयरन को अलग। मोल्टन आयरन को क्या बोलेंगे, पिग। ब्लास्ट फर्नेस से किस प्रकार का आयरन मिलता है हमें, पिग आयरन। ओके, पिग आयरन के अंदर 4% क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बन और अदर इम्प्योरिटीज। आयरन की 3 फॉर्म होते हैं हमारे पास, एक होता है पिग आयरन, कास्ट आयरन और रोट आयरन, ठीक है। पर्सन पूछेंगे सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी आयरन की, तो कौन सा आयरन है, रोट आयरन, ठीक है। जो हमारा कमर्शियल जो आयरन होता है, जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की, वो कौन सा होता है, रोट आयरन। और जो सबसे इम्प्योर फॉर्म होती है वो कौन सा होता है, पिग आयरन। ब्लास्ट फर्नेस से कौन सा आयरन मिलता है, पिग आयरन। पिग आयरन के अंदर 4% क्या रहता है, कार्बन, ठीक, और अदर इम्प्योरिटीज, ठीक है, फॉस्फोरस की, सल्फर की, etc। उसके बाद हम पिग आयरन को कन्वर्ट करते हैं कास्ट आयरन में, ठीक है। हॉट ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं वापस से, ठीक है, कोक के साथ रिएक्शन करवा के। तो फिर उसमें क्या होता है कि जब कार्बन 3% रह जाता है, ठीक है, जब कार्बन 3% रह गया, मीन्स थोड़ा सा कम हो गया, तो वो कौन सा आयरन होता है, कास्ट आयरन। जब कार्बन की परसेंटेज
0.2 से 0.5% रह जाती है, ठीक है, बहुत ही कम रह गई, तब हमारी कौन सी फॉर्म आ जाती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है, कौन सी, रोट आयरन। ओके, आगे देखते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के। कॉपर के एक्सट्रैक्शन किस प्रकार से करेंगे, तो देखो जो कॉपर के जो होते हैं ना वो लगभग सल्फाइड और होते हैं हमारे पास, ठीक है, सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास सल्फाइड और एक, ठीक है, कॉपर सल्फाइड Cu2S, इसके हम रिएक्शन करवाएंगे O2 के साथ, ठीक है, सल्फाइड और की क्या करवाते हैं, रोस्टिंग करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Cu2 और SO2 बाहर कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, फिर उसका हम क्या करवा देंगे, रिडक्शन किसके साथ, कार्बन के साथ इसका रिडक्शन आसानी से हो जाएगा। और जब Cu2 का कार्बन के साथ रिडक्शन करवाएंगे हमें क्या मिल गया, कॉपर, बस, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल में जो हम प्रोसेस करवाते हैं, जैसे कि हमारे पास कॉपर पाइराइट्स और है, कॉपर पाइराइट्स की जो एक्चुअली में हम करवाते हैं वो करवाते हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। जिस प्रकार से आयरन की एक्सट्रैक्शन करवाई थी उसी प्रकार से, तो ब्लास्ट फर्नेस में हम किस प्रकार से करवाते हैं, कॉपर पाइराइट्स लेंगे हम CuFeS2, ठीक है, वो हॉट एयर ब्लास्ट आएगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2S, FeS और SO2 में, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा CuFeS2 कन्वर्ट हुआ Cu2S और FeS में, Cu2S और FeS में, इसको हम बोलते हैं कॉपर मेट, इसको हम बोलेंगे कॉपर मेट, ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉपर मेट। अब हमें कॉपर मेट से हमारा कॉपर चाहिए, अब हमें कॉपर मेट से क्या चाहिए, कॉपर, तो जो कॉपर मेट होता है उससे हमें कॉपर चाहिए, फिर हम करवाते हैं यहाँ पे कॉपर का बेसमराइजेशन, एक बेसमराइजेशन प्रोसेस करवाएंगे जिससे हमें कॉपर मेट से क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा, ठीक है। किस प्रकार से, देखो ये हमारे पास कॉपर मेट आ गया, ठीक है, क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा बार, ठीक है, काफी कंपटीशन एग्जाम्स में आता है कि बताओ व्हाट इज द कॉपर मेट, इनमें से कॉपर मेट कौन सा है, तो कौन सा होगा, Cu2S और FeS के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉपर मेट। ओके, अब इसमें से जब हम इसको बेसमराइजेशन करवाएंगे, एक अपरेटस होता है, ठीक है, उसके अंदर जब हम इसको डालेंगे वहां पे हम हॉट एयर को ब्लास्ट करवाएंगे, तो ये जो है इसमें से जो FeS है हमारे पास, FeS O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Fe और SO2 बाहर। अब जो ये FeO ना ये काम करेगा एज ए फ्लक्स, और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स वो होता है जो गैंग के साथ मिलकर जिसकी फॉर्मेशन कर देगा स्लैग की, ये हमारे पास फ्लक्स, ये हमारे पास इम्प्योरिटी, ठीक है, गैंग इसके साथ रिएक्शन करो और क्या बना दे, आयरन सिलिकेट स्लैग। ओके, अब क्या बचा हमारे पास, FeS तो यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है। अब Cu2S है, ये जो Cu2S है वो O2 के साथ रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन करेगा, कॉपर ऑक्साइड की, Cu2SO2 फिर से बाहर। अब जैसे ये Cu2O बना ना, ये जो Cu2O है, अब इसके अंदर Cu2S भी अभी बचा हुआ है, ठीक है, कंप्लीटली रिएक्ट नहीं हुआ भैया, पहले Cu2SO2 के साथ रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन की, Cu2O की। अब जैसे ये Cu2O बना ना, वो वापस से किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cu2S के साथ, ये जो कॉपर ऑक्साइड बना वो वापस से किसके साथ रिएक्शन की, कॉपर सल्फाइड के साथ, और फिर किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में और SO2 में। यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया, सेल्फ रिएक्शन हो गया, कॉपर का क्या हो गया, सेल्फ रिएक्शन। तो जो Cu2 होगा वो Cu2S के साथ रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट होगा, कॉपर और SO2 में। ओके, तो बेसमराइजेशन के अंदर भी दो लेयर बन जाती है, एक लेयर ऊपर होती है जो हमारे पास है स्लैग की होती है, ठीक है, और जो नीचे जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, कॉपर को हम वहां से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, फिर उसको हम ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद हमें वो जो कॉपर मिलेगा वो किस प्रकार का कॉपर मिलेगा, ब्लिस्टर कॉपर, उसकी जो अपीयरेंस होती है किस प्रकार की, ब्लिस्टर मींस क्या होता है कि अब तक उसमें से क्या बाहर निकलेगी, SO2 गैस बाहर निकलेगा, SO2 क्या है, गैस, और गैस हमेशा बाहर जाएगी, और जब गैस बाहर निकलती है कहीं से, तो गैस कहां से बाहर निकलेगी, जहां पे कुछ छिद्र होंगे ना, छेकले वेकले होंगे, तो यदि कॉपर में नहीं है तो जब गैस वहां से बाहर निकलेगी तो वहां पे क्या क्रिएट कर देगी, होल्स क्रिएट कर देगी, ठीक है, मींस बबूले से, बबल्स से क्रिएट कर देगी, उन्हीं बबल्स को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। तो उसकी अपीयरेंस कैसे हो जाएगी, ब्लिस्टर जैसे हो जाएगी, उसको फिर हम क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब कॉपर में से कौन सी गैस बाहर निकलेगी, ऐसे जब SO2 बाहर निकलेगी तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाती है, थोड़े बबूले से क्रिएट हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। ये हमारे पास कॉपर की एक्सट्रैक्शन हो गई, ठीक है। अब आगे अब हमारे पास दो ड्रम है बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी, एक हमारे पास कि गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, कई बार आ जाता है ये पर्सन कि गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस क्या होती है, तो वो प्रोसेस होती है रिएक्शन की, एक मेटल ऑक्साइड को जब हम मेटल में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर एज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, किसी मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करेंगे, मींस रिडक्शन होगा, और रिडक्शन किसके द्वारा करवाएंगे, एल्यूमिनियम पाउडर के द्वारा, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस। ओके,
एक हमारे पास इलेक्ट्रोमेटलर्जी, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड साल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। कि भैया इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होगी, जब हम एक्सट्रैक्शन करवाएंगे मेटल की, ठीक, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के, और उनकी फ्यूज्ड साल्ट मींस मोल्डन स्टेट में जो साल्ट होंगे उनकी इलेक्ट्रोलाइसिस से एक्सट्रैक्शन करवानी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अभी देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना। एल्यूमिना किसे कहेंगे हम, Al2O3 को, ठीक है। और जब उसमें Al2O3.2H2 हो जाए तो फिर वो क्या हो जाता है, बॉक्साइट, ठीक है। और जब अकेला Al2O3 तो हमारे पास क्या होता है, वो एल्यूमिना। अब हम एल्यूमिना से एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करवाएंगे। This process of obtaining aluminium by electrolysis of a mixture of purified alumina and cryolite is called Hall and Hartlett process, ठीक है। पूछ लेते हैं कि बताओ Hall and Hartlett process क्या होती है। तो भैया एल्यूमिना से एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करवाना, साथ में क्रायोलाइट भी होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, Hall and Hartlett process, ठीक है। प्रश्न आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया ये बताओ, जब एल्यूमिना से एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन करवाते हैं तो हम उसके अंदर क्रायोलाइट को ऐड क्यों करते हैं। हम उसमें दो चीजें ऐड करते हैं, एक तो क्रायोलाइट और दूसरा हम फ्लोस्फर, ठीक है। फ्लोस्फर का फॉर्मूला CaF2, ठीक है। और क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Na3Al(F6), ओके। क्रायोलाइट का फॉर्मूला Na3Al(F6) और फ्लोस्फर का फॉर्मूला CaF2। क्वेश्चन पूछते हैं कि एल्यूमिना के अंदर हम क्रायोलाइट और फ्लोस्फर को ऐड क्यों करते हैं। तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास प्योर एल्यूमिना होता है ना, वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होगा तो प्रोसेस अच्छे से होगी नहीं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसलिए उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम एल्यूमिना के अंदर क्रायोलाइट एंड फ्लोस्फर को क्या करते हैं, ऐड, ओके। और वो केवल इसको गुड कंडक्टर ही नहीं बनाता, साथ में इस मिक्सर के मेल्टिंग पॉइंट को भी क्या कर देता है, कम, ठीक है। लगभग 1173 केल्विन के समथिंग, ठीक है। मिक्सर का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या कर देगा, कम, 1173 केल्विन, ओके। तो हम क्यों ऐड करते हैं कि ताकि जो हमारा एल्यूमिना हो क्या हो जाए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ के सारी क्रायोलाइट का फॉर्मूला Na3Al(F6) और फ्लोस्फर का फॉर्मूला CaF2, ओके। अब आगे देखो, एक इस प्रकार के हमारे पास एक कंटेनर होगा, ठीक है। हमारे पास कार्बन्स की रोड होती है जो काम करेंगे एज एनोड। एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, ठीक है। ये हमारे पास एक आयरन टैंक है, अंदर से हमने कार्बन की लाइनिंग करवा रखी है जो किसकी तरह बिहेव कर रही है, कैथोड की तरह। और कैथोड पे चार्ज होता है कैसा, नेगेटिव, ओके। ऊपर हमने पाउडर्ड कोक बिछा रखा है। कोक इसलिए बिछा रखा है कि ताकि जो हमारे पास ये एल्यूमिनियम है ना, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ना हो, इस वजह से, ठीक है। जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो क्या होगा, कैथोड के ऊपर क्या होगा, कैथोड पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। ये जो हमारा Al2O3 है, एल्यूमिनियम किस किस में टूटेगा, Al+3 और O-2 में, समझ रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस Al+3 और O-2 में टूटेगा। अब कैथोड पे चार्ज कैसा, नेगेटिव। तो कैथोड पे कौन जाएगा लगने के लिए, जिसके ऊपर कैसे चार्ज हो, पॉजिटिव। तो ये जाएगा एल्यूमिनियम+3, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम में, ओके। और देखो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है हमेशा, बताओ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन। तो देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड रिडक्शन। एल्यूमिनियम क्या क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन हो गया Al+3 से किस में कन्वर्ट हो गया, एल्यूमिनियम में। और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जिसमें एनोड पे चार्ज कैसा होता है, एनोड पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो कौन जाएगा इस पे, नेगेटिव। नेगेटिव किस पे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन जाएगा कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, किसकी फॉर्मेशन करेगा, CO की, या कार्बन के साथ 2 O जाके रिएक्शन किसकी करेंगे, CO2 की, ओके। तो जब यहाँ पे जो कार्बन है ना हमारा, ये जो कार्बन है वो क्या होता रहेगा, वो बर्न होता रहेगा। तो टाइम टू टाइम हम इसको क्या करते रहेंगे, रिप्लेस करते रहेंगे। और हमें जो ये एल्यूमिनियम मिलेगा यहाँ पे, वो कैसा मिलेगा हमें, मोल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, ओके। इसको हम यहाँ से एक आउटलेट होगी, यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, टाइम टू टाइम हम इसको यहाँ से हटाते रहेंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस से जो हमें आयरन मिलता है वो हमें 99.95% क्या मिलता है, प्योर मिलता है, ओके। समझ गए ना, ठीक। आगे देखते हैं हम इसी में एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स एंड स्क्रैप्स। देखो लो ग्रेड ओर का मतलब जिसमें जो ऐसा हो जिसमें कॉपर क्या हो, बहुत ही कम हो, ठीक है। तो ऐसे कॉपर की एक्सट्रैक्शन हम किस प्रकार से करेंगे, हम पहले उसकी लीचिंग करवाएंगे, ठीक है। लीचिंग के अंदर जो कॉपर है फिर हमारा वो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा कॉपर वो एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर जो एक्वस हमारे पास जो कॉपर होगा, ठीक है, कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा Cu+2 में, उसकी रिएक्शन हम करवा देंगे आयरन के स्क्रैप्स के साथ, हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर और Fe2 बाहर, ठीक है। या हम उस Cu+2 की रिएक्शन करवा देंगे H2 के साथ, तो भी हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर,
ठीक है, बस इसी रिएक्शन कौन क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स एंड स्क्रैप्स। आगे देखते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो सिल्वर और गोल्ड की एक्सट्रैक्शन किस प्रकार से करवाएंगे, तो देखो ये बात हम पहले पढ़ चुके थे, लीचिंग करवाई थी हमें। लीचिंग के अंदर क्या करवाते हैं, एक मेटल लेते हैं, उसको एक स्टेबल रिएजेंट के साथ क्या करवाते हैं, डिसॉल्व करवाते हैं, तो मेटल क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, और इम्प्योरिटी अनडिसॉल्व रहती है, सही है ना। अब एजी की करवाई, कॉम्प्लेक्स आया AgCN की ट्वाइस, ठीक है, AU की करवाई, सेम इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स आया AuCN की ट्वाइस नेगेटिव, ठीक है। अब हम क्या करवाएंगे, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना हमारे पास, इसकी अब हम रिएक्शन करवाएंगे जिंक के साथ। जिंक यहाँ पे काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जिंक एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो क्या करेगा, Ag को डिस्प्लेस कर देगा। तो देखो Ag को बाहर और खुद अंदर आया, तो खुद अंदर आया और Ag को क्या किया, बाहर, तो किसकी एक्सट्रैक्शन होगी, सिल्वर की। इसी प्रकार से गोल्ड के साथ जिंक आया, गोल्ड को बाहर किया और खुद अंदर चला गया, तो जब चेन की 4-2 और गोल्ड क्या आ गया बाहर, किसकी एक्सट्रैक्शन हो गई, गोल्ड और सिल्वर की, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी। क्या कहेंगे, हाइड्रोमेटलर्जी। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बाय डिसॉल्विंग द ओर इनटू स्टेबल रिएजेंट followed by displacement of metal by a more reactive या more electropositive metal is called hydrometallurgy। और जो हमने लो ग्रेड कॉपर ओर की एक्सट्रैक्शन करवाई थी ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी। वहां पे भी हम लो ग्रेड कॉपर ओर को पहले लीचिंग करवाएंगे, स्टेबल रिएजेंट के साथ डिसॉल्व करवाएंगे, फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक सॉल्यूशन के अंदर। फिर हमने उसका क्या करवाया था, रिडक्शन, ठीक है। उसकी रिएक्शन में किसके साथ करवाई, Fe के साथ या हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोमेटलर्जी। कि जब हम क्या करवाएं, पहले तो किसी एक सुटेबल रिएजेंट के साथ हम डिसॉल्व करें, फिर उसके बाद क्या करवा दें, डिस्प्लेसमेंट करवा दें, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट किसने किया, जिंक ने किया, किसका, AU का, क्योंकि जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये देखेंगे, एक पर्सन आता है बहुत ज्यादा बार कि जब हमने आयरन की एक्सट्रैक्शन करवाई थी ना, वहां पे हमने जो रिड्यूसिंग एजेंट लिया, वो क्या लिया था, कार्बन, ठीक है। पर्सन आता है कि जब आप लोग एल्यूमिनियम डायग्राम को देखोगे ना, तो एल्यूमिनियम भी नीचे है, मैग्नीशियम भी नीचे है, मीन्स एल्यूमिनियम भी हम ले सकते हैं रिडक्शन करवाने के लिए, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, लेकिन हम कार्बन लेते हैं। क्यों लेते हैं, तो हम कार्बन इसलिए लेते हैं कि भैया जो कार्बन होता है ना, वो क्या होता है, सस्ता होता है, ठीक है, वो हमारे पास प्रेजेंट होता है आसानी से, ओके। और एक्सट्रैक्शन में हम वो स्टेप करेंगे जो क्या हो, आसान हो, जो सस्ते हो, ठीक है। तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से हम एक्सट्रैक्शन नहीं करवाते आयरन का, किससे करवाते, कार्बन से। क्यों, क्योंकि कार्बन क्या पड़ता है, हमें सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे लगभग एक्सट्रैक्शंस कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास केवल रिफाइनिंग का पार्ट बचता है, जो हम कहाँ पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में, ठीक है। तो सभी बच्चों की समझ में आया होगा, जिनके नहीं आया वो वापिस से फिर से देख लेंगे, ठीक है। और पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, एंड टेक केयर, बाय, ओके।